नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान जारी है और इन सब के बीच चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी भी हैं और एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नितीशा, बिल्कुल। तो आज जिस तरह से लगातार न्यूज इंडिया ने नजर बनाई हुई है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या तस्वीर तमाम अलग अलग जिलों में बनी हुई है। 12 जिलों की 61 सीटों पर इस वक्त अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट और इसके साथ ही कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बहराइच, श्रावस्ती, सभी जगह से हमारे तमाम रिपोर्टर्स तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जिलों की हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हमारे संवाददाता हर एक बूथ पर, वहां पर मैं कहूंगी हर एक बूथ पर नजर बनाए हुए हैं इस वक्त। ठीक है। प्रयागराज से नीरज हमारे साथ है, सिराथू से रागनी है और प्रतापगढ़ से शेखर है, अयोध्या से विवेक जी खुद हमारे साथ हैं, अमेठी से लोकेश त्रिपाठी, प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ गोंडा से है। तमाम ये सहयोगी एक एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक भी हमारे साथ, विवेक तिवारी अयोध्या से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, आपके पास आएंगे। अभी तक जो हम वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अब जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, करीब 24-25 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। वहां पर क्या दिख रहा है, उत्साह क्या दिख रहा है? नहीं, बीते 2 घंटों में 9 से 11 के बीच में हम जरूर कहेंगे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, लोग घरों से निकले हैं और अभी इस वक्त थोड़ी सी रफ्तार कम हो गई है। दोपहर का वक्त है, धूप थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग बूथों पर आ रहे हैं। ये अयोध्या का बूथ है, LML इंटर कॉलेज का, और जो पवन पांडे यहाँ के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनका वोट भी यहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वेद प्रकाश गुप्ता, उनका वोट भी यहीं है। दोनों लोगों का वोट यहीं पर है, अपना अपना वोट देके। अच्छा सर, आपने पवन पांडे का जिक्र किया और अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पवन पांडे को लेकर दबंगई खबर आई थी। अभय सिंह जो है उनके बीच और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच भी थोड़ा सा कहासुनी हो गई थी, पथराव तक हुआ था। पवन पांडे की भी दबंग इमेज है, अभय सिंह की भी है, तो थोड़ा सा ये भी एक फैक्टर है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, भाई अयोध्या का मुद्दा है, ये मुद्दा, तमाम सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन लोकल फैक्टर भी काफी वहां पर कारगर होता है। चाहे अभय सिंह की बात कर ले, चाहे पवन पांडे की बात कर ले, इन लोगों की अपनी एक साख, एक इमेज, अपनी एक धाक है। देखिए, जो अयोध्या के प्रत्याशी हैं पवन पांडे, इनके ऊपर तो कोई खास ऐसा मुकदमा नहीं है। हाँ, अंबेडकर नगर के एक पवन पांडे जरूर है जिनका बहुत पुराना बड़ा लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड। अच्छा, जी। अभय सिंह की जो बात आपने कही है, अभय सिंह और उनके खिलाफ जो खड़े हुए हैं इंद्र प्रताप तिवारी, उनकी पत्नी। हाँ। इंद्र प्रताप तिवारी एक समय में इसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी का इलेक्शन लड़ चुके हैं। हाँ। 2017 में वो अपना दल से कैंडिडेट बनाए गए थे, जीते थे, और उसके बाद उनको सजा हो गई। एक क्रिमिनल केस में वो सजा याफ्ता है, लिहाजा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको सजा हो गई, वो जेल में है। उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने अभय सिंह के मुकाबले उतारा है। तो अभय सिंह का भी जो छवि है वो सभी जानते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के फैजाबाद तक। और इंद्र प्रताप तिवारी यानी खब्बू तिवारी की जो इमेज है, उसके बारे में भी सब जानते हैं। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जब देखते हैं कि एक कांटा है तो दूसरे, उसको निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। यही सूरत है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, करीब 45-50 किलोमीटर दूर गोंडा की। गोंडा शहर की जो सीट है, वहां पर ब्रजभूषण चंद्र सिंह जो एक समय में बड़े माफिया थे, दाद इब्राहिम तक से उनका नाम जोड़ा जाता था, उनके बेटे हैं प्रतीक भूषण सिंह, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और प्रतीक भूषण के सामने है पंडित सिंह, जो इस दुनिया में अब नहीं, उनके वो भी बड़े माफिया थे, बड़े दबंग थे, बड़े आपराधिक केसेस थे, वो समाजवादी पार्टी से थे। उनका भतीजा सूरज सिंह उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। तो भाजपा और समाजवादी पार्टी का दोनों के पास इस तरह के आपराधिक छवि के, बाहुबलियों के लोगों की कमी नहीं है। और जहां पर एक बाहुबली खड़ा होता है, उसके मुकाबले दूसरा बाहुबली उतार दिया जाता है। ये अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर हम देख रहे हैं, और जो गोंडा की शहर सीट है, वहां पर भी हम देख रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, कोई दल इससे बचा नहीं। हम लोग इसके पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इसके पास कितने दागी हैं। इस फेज में समाजवादी पार्टी के दागियों का प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन जो पहले 2-3 फेज हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उनका प्रतिशत ज्यादा था। तो यहाँ कोई कम नहीं है, सबको जरूरत पड़ती है। और ये जो इलाका है, बीजेपी के लिए अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा बड़ा पुराना मुद्दा रहा है, अब उसका कितना असर दिख रहा है? अयोध्या और राम मंदिर का बीजेपी का शुरुआत से ही मुद्दा है। जब वो जनसंघ में थे, तब से अयोध्या और राम मंदिर की बात करते हैं। अब तो बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे, भाई आप लोग जो नारा विपक्ष देता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी, मंदिर का निर्माण हो गया है। इस मुद्दे को लेकर जो बीजेपी वहां पर आक्रामक तेवर दिखा रही है कि भाई काशी और अयोध्या
काम चल रहा है, मथुरा की बारी है, तो अयोध्या में ये फैक्टर कितना काम कर रहा है? अंजनी, यहाँ पर एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी आपके इस बात में कि हम लगातार देख रहे थे जो 4 चरण के मतदान थे उसमें जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो विकास और तमाम बातें हो रही थी, लेकिन 5वें चरण के आते आते तक कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का मुद्दा था वो एक बार फिर जोर पकड़ रहा था। हालांकि 2017 के चुनाव जितना नहीं, लेकिन इस बार आखिरकार 5वें चरण में ये हिंदुत्व का जो मुद्दा था जिसकी आप बात कर रही हैं थोड़ा सा नजर आ रहा था। जी विवेक जी, देखिए पहले फेज से ही भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण के एजेंडे को अपनाया था। हाँ। और चाहे वो कैराना का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो दंगों का मामला हो, चाहे मुजफ्फरनगर, से सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। अब वो कितना चले हैं ये 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन बहरहाल जो खबर हमारे पास है वो ये मुद्दे ज्यादा चले नहीं। आज जिस जगहों पर चुनाव हो इसमें से 2 प्रयागराज और अयोध्या, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक प्रयोगशालाएं हैं। यहाँ पर इनको इस मुद्दे को उठाना ही उठाना है। चलता है नहीं चलता है अभी ये बाद में पता लगेगा। अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, सबका भावनात्मक जुड़ाव है इस राम जन्मभूमि से, लेकिन यह मुद्दा आज के जमाने में, आज के दौर में, आज के दिन मुद्दा नहीं है। यहाँ पर लोग राम मंदिर तो चाहते ही हैं, वो तो मिल ही गया है। अब उसके बाद विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, और जो परेशानियां हैं यहाँ के लोगों की दुश्वारियां हैं वो दूर कैसे होंगी, इसका आपके पास क्या जवाब है, ये पूछा जा रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि उससे कितना फायदा होगा। बीएड और टीएटी में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें भर्ती का मामला हो, पुलिस की भर्ती का मामला, ये सारी चीजें इस फेज के चुनाव में दिख रही हैं। राम मंदिर का मुद्दा फिलहाल कोई विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मान रहे हैं। हाँ, विश्व हिंदू परिषद के लोग जरूर कह रहे हैं कि लोग इसको देख करके वोट देंगे, लेकिन आम लोगों के बीच में अब मुद्दा राम मंदिर से क्या उनको फायदा होगा, उनकी नौकरी कैसे मिलेगी, उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर होगा, वो सारी चीजें भी इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कोई लहर नहीं दिख रही है। जिसका घोषणा पत्र या लोगों की समझ में ज्यादा आएगा वो बाजी मार ले जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इस वक्त रागिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रागिनी सिराथू में मौजूद है। रागिनी, आप एक हॉट सीट को इस वक्त कवर कर रही हैं। 2017 में बीजेपी ने इस पर कब्जा किया था, इस बार क्या कुछ आपको जनता का जनमानस क्या नजर आ रहा है? देखिए, सिराथू की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि सिराथू में बिजली, पानी, शिक्षा का थोड़ा अभाव तो है, लेकिन यह है कि सिराथू की जनता जागरूक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो औरतें हैं वो घूंघट में मतदान करने आ रही हैं, जहाँ पर औरतें घर से नहीं निकलती थी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखकर मतदान दे रही हैं, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर वो अपने आने वाले सरकार का चयन कर रही है। और बिल्कुल जैसा रागिनी, सिराथू भले ही हॉट सीट है, सिराथू जी बोलिए, मौर्य का ये गढ़ है, और 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से डिप्टी सीएम बने थे। ठीक है रागिनी, आपके पास, लेकिन यहाँ पर शीतला प्रसाद आपके पास आएंगे। रानी आपके पास आएंगे। अयोध्या की बात हम कर रहे हैं, विवेक जी लगातार वहां पे बने हुए हैं। अयोध्या में मतदान का सिलसिला जारी है और इसको लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी वहां पर मौजूद हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार से बातचीत की है। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के बड़े कद्दावर नेता है और उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, उनसे बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए आप भी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी हमारे साथ हैं। आज अयोध्या में मतदान हो रहा है और वो अयोध्या के मतदाता भी हैं। विनय जी, आज वोटिंग हो रही है अयोध्या में विधानसभा के लिए, क्या लग रहा है? आपने भी प्रचार किया है, किस तरह की परिस्थिति है भाजपा के लिए यहाँ पर? नहीं, भाजपा यहाँ से जीतेगी और सभी सीटें जीतेगी। पहले भी 5 सीटें जीती थी, इस बार भी 5 सीटें यहाँ से जीतेंगी और वातावरण अच्छा है। प्रारंभ में तो कुछ कांटे की। और प्रयागराज चलते हैं, नीरज के पास किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर उनके साथ हैं। नीरज, अखाड़ों का बड़ा महत्व होता है, बात करिए क्या है माहौल उनका और उनका झुकाव किधर है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो अखाड़े होते हैं और खास तौर पर जो किन्नर अखाड़ा है प्रयागराज में, ये इसके महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं। इनको टीना माँ कहा जाता है और इनके साथ जो ये आप देख सकते हैं, ये सभी लोग, इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है और हम इस समय प्रयागराज के दक्षिणी सीट पर हैं और इन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, अगर बात की जाए आज के परिदृश्य में?
जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो किन्नर समाज को हमेशा समाज तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जाता था, मगर हमारा किन्नर समाज भी देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। और आज हम लोग लोकतंत्र का सबसे बड़ी पर्व, महापर्व में हम लोग हिस्सेदारी लिया, अपना कर्तव्य हम लोग पालन करें और अपना वोट दे के आए हैं। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि किन्नर समाज को हमेशा अनदेखा किया जाता सरकार, तो कम से कम किन्नर समाज के लिए काम करे, किन्नरों के उत्थान के लिए काम करे। मैं यही कहना चाहती हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आप लोग काम करें। अच्छा, जो सरकार है, यानी आने वाले समय में सरकार का गठन होना है, पिछली भी सरकार ने काम किया, तो किस तरह की सरकार आप लोग चाहती हैं बने, जो आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करे? तो किस तरह की सरकार को लेके माइंडसेट किया है? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2014 में जब नालसा जजमेंट पारित हुआ किन्नरों के लिए सुप्रीम कोर्ट से, तो वहाँ ये आदेश था कि हर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन होना है। मगर मौजूदा समय में भी दूसरे पार्टी का सरकार था, मगर उन्होंने किन्नरों के लिए कुछ भी काम नहीं किया। मगर आज जाके हमारे जो मौजूदा सरकार में हमारे किन्नरों को ये किन्नर कल्याण बोर्ड गठित करके किन्नरों को हित के लिए, कल्याण के लिए आज काम हो रही है, ये खुशी की बात है। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे समाज के भी नज़रिया बदल रही है। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बदलाव अपने में बदलाव ले आइएगा, क्योंकि आपका जब सोच बदलेगा, आपका नज़रिया बदलेगा, तभी हम भी समाज के लिए आपके साथ में मुख्य धारा में जुड़ के हम लोग भी समाज के लिए योगदान करेंगे, विकास देंगे, समाज के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे, राष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये सोच है और यही सब तमाम बातें जब इन्होंने मतदान किया तो इनके दिमाग में रही होंगी। मतदान आपने आज किया, क्या सोच रही? और पिछला अगर 5 साल देखा जाए तो आप लोगों के विकास के लिए, चूँकि कहा जाता है कि जो किन्नर समाज है ये विकास में काफ़ी पिछड़ता जा रहा था, पिछली जो अभी सरकार है मौजूदा, उसकी बात करें तो किस तरह का उन्होंने काम किया, और आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि कौन सी सरकार आपके लिए अच्छा काम करेगी, या क्या क्या कमी रह गई सरकार? जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कौशल्यानंद गिरी मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में की चेला शोभा। आज हम मतदान में वोट दे के हम लोग को बहुत खुशी मिला। आज बहुत अच्छा लगे कि हम लोग वोट दिए। हाँ, और हम लोग यही चाहते हैं जो हमारे किन्नर समाज के लिए कल्याण बोर्ड बनाया है, आज तक कोई सरकार तो नहीं बना पाया। आज जो सरकार बनाया है मैं उसको तो दिल से धन्यवाद देती हूँ कि किन्नर के लिए सुविधा किया, हर चीज़ किया। मैं उन्हीं को चाहती भैया फिर सरकार आवे। अच्छा, किन्नर समाज के लिए बात तो तमाम सरकारों ने की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा है कि वो आने वाले वक्त में किन्नर बोर्ड का भी गठन करेंगे, तमाम तरह की योजनाएं लाएंगे। लेकिन फिर भी देखा जाता है तमाम सरकारें बात तो करती हैं, लेकिन आप लोगों का जो कहा जाए कि पढ़ाई लिखाई में या नौकरियों में, क्योंकि अब पुराना समय बीत गया, अब आप लोग भी काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, चुनाव भी लड़ सकती हैं, चुनाव भी लोगों ने लड़ा है और जीत के भी आई हैं। तो आप लोग पढ़ाई और इन सब चीज़ों में क्यों पीछे हैं, नौकरियों में क्यों पीछे रह गई, और आने वाले वक्त में किस तरह से सोच रही कि सुधार किया जाए? जी, ये तो सबसे पहले तो हमारे समाज ने हम लोग को अपनाया नहीं आज तक भी। जितने भी आप नालसा जजमेंट बन गया हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ हो, सरकार कोई भी नीतियाँ बनाया हो, मगर फिर भी समाज के कहीं ना कहीं हम लोग को, किन्नर समाज को लेके भ्रांतियाँ हैं। सबसे पहले तो ये भ्रांतियाँ को ख़त्म करना चाहिए, ये रूढ़िवादियाँ ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भ्रांतियाँ हो, किन्नर लोग को मारते हुए, जूता मारते हुए ले जाते हैं, किन्नर लोग किसी के बच्चे चुरा लेते हैं। तो ऐसे ये भ्रांतियाँ हम किन्नर समाज के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हावी हो रही है। ये हम ये चाहती हूँ कि समाज इस सबको ख़त्म करके अपनाए, हम लोग को स्वीकारे, हम लोग को भी सम्मान दे। तो जब हम आप बराबर, एक आपका और हमारा जो दूरियां है वो ख़त्म हो जाती है, तभी हम लोग भी समाज के लिए योगदान कर सकते हैं। और मैं यही आशावादी हूँ, हमारे पूरा समाज आशावादी है कि हमारे जैसे किन्नर कल्याण बोर्ड बना है तो ज़रूर से ज़रूर हम किन्नरों के लिए, उत्थान के लिए भी ज़रूर से ज़रूर काम होगी, और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में भी ज़रूर विकास होगी। अच्छा, किस तरह की सरकार आप चाहती हैं, किस तरह की सरकार को आपने वोट दिया है कि ये सरकार बने तो आपके लिए जो है काम करेगी? क्योंकि आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जागरूकता बहुत ज़्यादा भले ना हो, तो क्या सोचकर आपने आज अपने मत का प्रयोग किया है? सरकार से हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग के लिए, जागरूकता के लिए कुछ न कुछ सोचे। हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं, हम लोग भी हाई सोसाइटी, हाई कल्चर के लोग के साथ उठना बैठना, या अपनी सोच को हम लोग भी बदल कर अच्छे लोगों के साथ
रहन सहन करना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार इस समय हमारे लिए इतना कल्याण बोर्ड के लिए करी है, उसके लिए अब हम लोग भी कुछ आगे बढ़ के आवाज़ उठाए और उसी के लिए हम लोगों ने मतदान का नाम लेकर और मतदान के लिए हम लोग मतदान देकर ही हम लोग आज चले आए। किन्नर बोर्ड का गठन भी हो गया, उसमें सदस्य अध्यक्ष सब कुछ हो गए, तो क्या लग रहा है इन सब चीज़ों से विकास हो जाएगा आप लोगों का, या और भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है? हाँ, हम लोग तो चाहते हैं सरकार से हम लोग के सुविधा दे, साधन दे, हर चीज़ मनोकामना हम लोग किन्नर को आगे बढ़ाए कि जैसे हम लोग समाज में बैठ सके, उठ सके, हम अच्छे लोग के साथ बात कर सकते। अब हम लोग यही सरकार के चाहे कि हम लोग के आगे सुविधा दे हर चीज़ में, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे कुछ हो। पहले तो कोई साधन नहीं मिलता था, अब सरकार दे, हम लोग उनके दिल से धन्यवाद देते कि वो सरकार फिर आवे, हम यही चाहते हैं। अच्छा, एक शब्द है थर्ड जेंडर जो अभी प्रयोग में आया है, उसको लेकर क्या कहना है, या किस तरह से और आगे इसको ले जाएंगे आप लोग? ये थर्ड जेंडर इंग्लिश शब्द है, इसको हम लोग हिंदी में इसको तीसरो लिंगी कहते हैं, तृतीय लिंगी। तो इसका मतलब यही है कि हम किन्नर हैं। हम किन्नर हमेशा प्राचीन काल से ही चली आया है ना। आप देख लीजिए, आप गोस्वामी जी ने भी लिख के गए कि देव धनुष किन्नर नर सडेरी सदा मजही सफल त्रिवेणी। त्रिवेणी भी जब सभी कोई मिल के हम लोग स्नान करेंगे तब त्रिवेणी नदी भी सफल हो जाती है, ये कहने का मतलब। तो मेरा कहने का मतलब समाज के सभी जेंडर का, सभी लैंगिकता का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा। एक वर्ग का विकास होना समाज का विकास होना नहीं कहा जाता है। तो हम लोग पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सरकार हम लोग के लिए ज़्यादा, हम लोग बहुत पिछड़ा वर्ग है तो सरकार हम लोग के लिए ज़्यादा ध्यान दे। जैसे हर महिलाओं के लिए आरक्षण है, दिव्यांगों के लिए आरक्षण है, वैसे हम किन्नरों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। वो हर चीज़ में आरक्षण होना चाहिए। आप लोगों की राजनीति में बहुत कम सहभागिता है, आप लोग खुद क्यों नहीं आती राजनीति में? कहीं कहीं एक दो आपके समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, तो चुनाव में प्रतिभाग करते हैं। हारना जीतना तो अलग चीज़ होता है। क्या आने वाले वक्त में ये देखा जाए इलाहाबाद से भी आप लोग प्रतिभाग करें, क्योंकि संख्या आप लोगों की ठीक ठाक है और आप लोग मेहनती भी बहुत हैं? जी बिल्कुल ऐसा अवसर मिलेगा तो ज़रूर। हमारे समाज से भी भागीदारी है और बहुत सारे भागीदारी हो के भी आए हैं और जनता ने उनको प्रतिनिधि भी बनाया हुआ है। आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेगा, जैसे गोरखपुर में आशा मेयर का है, जैसे एमपी में शबनम मौसी का है। तो ऐसे बहुत सारे जनता ने सराहाया भी है, प्यार भी दिया है। आज जनता के प्यार से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक नज़रिया ये है कि समाज का एक नज़रिया बहुत बुरे तरीके से हम लोग को ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक नज़रिया बहुत प्यार से भी हम लोग को देखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। खुशी कहा जाता है कि आप लोग जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसका कल्याण हो जाता है। तो इस बार किन्नर समाज किसको आशीर्वाद देने जा रहा है? हमारी तो पूरा आशीर्वाद बीजेपी सरकार को है, योगी सरकार को है। फिर से हमारा भी जो सरकार बनने जा रहा है, योगी सरकार बने और मोदी सरकार बने और बीजेपी ही भारी मतों से बीजेपी का विजय हो। हम तो यही कहना चाहती हूँ। हर हर महादेव। और हमारा किन्नर समाज सनातन समाज को फॉलो करता है। तो सनातन में देखिए राम मंदिर, आज 500 साल तक राम मंदिर नहीं बन पाया, आज राम लाला के मंदिर बन रही है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, आज देखिए कितना भव्य और दिव्य तरीके से बन रहा है। तो आप देखिए सनातन धर्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग पूरा चाहते हैं कि फिर से 2022 में फिर से इस चुनाव में उसमें बीजेपी सरकार ही आवे। देखिए, एक समय था जब लोग आपसे भागते थे, लेकिन अब कहा जाता है कि लोग आपके पास आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं। अब बदलाव दिख रहा है? हाँ बिल्कुल बदलाव, बहुत बदलाव आया है और बहुत बदलाव होना भी बाकी है। जितना हम लोग सोच रहे थे उतना बदलाव तो आया ही नहीं है, मगर कुछ हद तक तो बदलाव आया है और हम आशावादी हैं। हमारे समाज आशावादी है कि एक दिन पूरा समाज बदलेगा और सब हम लोग को स्वीकारेगा। देखिए, एक बात और मैं बताऊं आपको किन्नर समाज की, कि जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो उन्होंने जो तमाम उनके साथ लोग चल रहे थे उनको वापस जाने के लिए कहा, और उन्होंने नर नारी पशु पक्षी तमाम लोगों के नाम लिए, लेकिन किन्नर समाज का नाम नहीं लिया और वो उनके साथ ही जो है गया। तो
बिल्कुल, किन्नर समाज को भी आगे बढ़ने का पूरा हक है। ये जो मुहिम लगातार चलती आ रही है और लगातार हम देख भी रहे हैं समाज में बदलाव भी हो रहे हैं, बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं। राहुल जी, हम कई तरह के बदलाव इस बार चुनावों में देख रहे हैं, चाहे वो चुनाव में प्रचार के मुद्दे हो, भाषा हो, बोली हो, काफी कुछ बदलाव इस बार हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ एक सीट पर जो खास बदलाव देखने को मिला है वो राजा भैया की मैं बात करना चाहूंगी। राजा भैया के खिलाफ 1.5 दशक बाद सपा ने आखिरकार इस बार प्रत्याशी उतारा है। इस बदलाव को आप किस नजर से देखते हैं? एक अच्छी शुरुआत है। वहाँ पे जिस प्रकार से हम लोगों ने कुंडा में देखा है कि 1993 के बाद से कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था वहाँ पे। और लोकतंत्र में कम से कम लोगों के पास विकल्प होना चाहिए। जनता तय करेगी कि हमें किसे चुनना है, लेकिन अगर राजनीतिक दल विकल्प ही ना दें कि ठीक है कि राजा भैया हैं, लेकिन राजा भैया के साथ सामने में दूसरी बड़ी पार्टियां जो है कि कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करती थी, ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा पहल नहीं था। हालांकि ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि गुलशन यादव को खड़ा किया है, वो एक तरह से कहीं न कहीं उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, उनकी छवि भी हम लोग जानते हैं। अगर वहां पे थोड़ा किसी और साफ स्वच्छ व्यक्ति को खड़ा करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि भारतीय राजनीति में ये एक तरह से विडंबना की स्थिति है कि आप एक तरह से आप कहीं न कहीं एक बाहुबली छवि वाले व्यक्ति को अगर उनको सामने में कोई खड़ा कर रहे हैं तो फिर आप दूसरा भी बाहुबली व्यक्ति को ही खड़ा करने का प्रयास करते हैं। जबकि ज्यादा बेहतर होता है कि आप एक साफ स्वच्छ लोगों को लाइए जिससे कि राजनीति में स्वच्छता भी हो। लेकिन चूंकि जिताऊ उम्मीदवार वाली कहानी होती है और उस दृष्टि से समाजवादी पार्टी ने एक तरह से वही फॉर्मूला लगाया है, लेकिन मैं फिर भी इसको स्वागत योग्य कदम मानता हूँ। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, कम से कम लोगों के पास ऑप्शन मिल रहे हैं और धीरे धीरे हम ये भी उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे जो आपराधिक छवि वाले तमाम कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं उनकी संख्या कम होती जाए। बहरहाल फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। विवेक जी से मैं बात करना चाहूँ, विवेक जी के पास जाना चाहूंगी। इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, माफ कीजिएगा अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में इस वक्त काफी ज्यादा चहलकदमी हम देख रहे हैं। अयोध्या की जो सीट थी उसको लेकर पहले ये खबरें आ रही थी कि जो योगी जी हैं वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, कई इस तरह की बातें हुई और अयोध्या जो राम नगरी है उसकी भी बात हुई थी। अब आज जब वहां पर मतदान हो रहा है, अब जब चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मतदान जो हो रहा है उसकी रफ्तार ठीक ठाक चल रही है और 11 बजे तक जैसा मैंने बताया कि 24% से ज़्यादा यानी तकरीबन 25% तक मतदान हो चुका था, जो प्रदेश के औसत मतदान से ज़्यादा है। जहाँ तक इश्यूज़ की बात है, राम मंदिर बन रहा है, लोगों ने इसका स्वागत किया है, सभी का उससे जुड़ाव है, लगाव है, लेकिन इश्यूज़ इस बार अयोध्या में बहुत ज़मीनी हैं। व्यापारियों की जो स्थिति है, जो उनके ज़मीनें उनको हटाया जा रहा है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, उसका क्या इंतजाम सरकार कर रही है, इसको लेकर नाराजगी है, ये एक बड़ा मुद्दा है। एक बुल वर्सेस बुलडोजर का मुद्दा जो पूरे प्रदेश में चल रहा है वो भी अयोध्या का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर ये भी यहाँ का मुद्दा है। बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, भर्ती, ये सारी चीज़ें हैं। महंगाई भी यहाँ पर एक इशू है और फिर जातीय समीकरण, सबसे ऊपर इस इलाके में जातीय समीकरण है। देखिए, अयोध्या की अगर हम बात करें तो जो इसका नाम पहले फैजाबाद था इस पूरे जनपद का, और फैजाबाद की अगर बात करें तो ये एक सोशलिस्ट लोगों का गढ़ हुआ करता था। आचार्य नरेंद्र देव यहीं फैजाबाद के ही उनके नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है, यहीं के रहने वाले थे। बगल का अम्बेडकर नगर जिला है जहाँ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहने वाले थे। तो ये दरअसल समाजवादियों का गढ़ है। बाद में फिर मुलायम सिंह यादव यहाँ पर, मुलायम सिंह यादव जब आए उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई तो उनको यहाँ पर ठीक ठाक सीटें मिलती रही थी। और जो सत्ता में रहता है, जब चुनाव होते हैं, ये हमने देखा है बीते 3 चुनाव में, जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके खिलाफ यहाँ पर वोट जाने की एक अजीब सी परंपरा है। 2007 का मैं उदाहरण दूं तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे और 2007 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम सिंह यादव की पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिली, बाकी 3 सीटों में से 2 बसपा और 1 भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। जब 2012 का इलेक्शन हो रहा था उत्तर प्रदेश का, उस वक्त मायावती चीफ मिनिस्टर थी और समाजवादी पार्टी मुकाबले में थी। अयोध्या में की 5 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 भाजपा को, बीएसपी को 1 सीट नहीं मिली थी। और 2017 में जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे और विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली। तो ये एक अजीब सा मिजाज है यहाँ के लोगों का कि वो सत्तारूढ़ जो दल होता है उसको बहुत तवज्जो देते नहीं है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। आमतौर पर जब लहर होती है तो दूसरी बात है, इस बार चूंकि लहर नहीं है तो जो यहाँ का खाटी समाजवादी मिजाज है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का, वो देखते हैं कि क्या वो रंग लाता है, क्या उसके हिसाब से नतीजे आते हैं या फिर कुछ और होता है।